यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए गणित के पाठ्यक्रम में गहराई से उतरने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न हैं जिन्हें अक्सर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ इन सवालों की एक लिस्ट देना नहीं है। हम हर सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उसकी अहमियत और उसे हल करने के लिए किस तरह की सोच की जरूरत है। बिल्कुल, हम यह सवाल हल नहीं करेंगे बल्कि तैयारी का एक रोड मैप तैयार करेंगे ताकि 70 में से 70 अंक लाने का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया जा सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं से। ये तो मतलब गणित की दुनिया का एंट्री गेट जैसा है। एकदम सही कहा। ये अध्याय नींव है और इससे कुछ बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल बनते हैं जो आगे के अध्यायों को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। ये कहता है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो काफी सीधा सा लगता है। हाँ, ये सीधा है लेकिन बहुत मौलिक है। ये प्रश्न अंक गणित की आधारभूत प्रमेय मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर आधारित है। अच्छा। ये प्रमेय कहती है कि हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक अनोखे ढंग से लिखा जा सकता है। मतलब एक तरह से हम संख्या की बिल्डिंग ब्लॉक्स खोज रहे हैं। बिल्कुल, कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का डीएनए होते हैं। ये सवाल आपकी इसी बुनियादी समझ को परखता है। ठीक है, अगला सवाल HCF से जुड़ा है और इसमें एक खास तरीके का जिक्र है। प्रश्न है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर किसी खास विधि से सवाल हल करने को कहा जाता है। ये एल्गोरिथम कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये बस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से तब तक भाग देने का एक सिलसिला है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। अच्छा, और जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। एकदम सही। ये HCF निकालने का एक बहुत ही व्यवस्थित और अचूक तरीका है। मुझे लगता है कि छात्र अक्सर अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ एल्गोरिज्म के स्टेप्स लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं उस सवाल पर जिससे बहुत से छात्र थोड़ा घबराते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ। और इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये डरने वाला सवाल नहीं बल्कि समझने वाला है। ये दोनों प्रश्न विरोधाभास द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन विधि पर आधारित है। अच्छा, एक जासूसी तरीके जैसा। हाँ, कह सकते हैं। हम पहले मान लेते हैं कि √5 एक सीधी साधी परिमेय संख्या है जिसे PQ के रूप में लिखा जा सकता है। फिर हम सबूतों की कड़ियों को जोड़ते जाते हैं और अंत में पाते हैं कि हमारी शुरुआती धारणा ही गलत थी, जिससे एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। बिल्कुल। इसकी एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जिसे एक बार समझ लिया तो ये बहुत आसान लगता है। ये एनालॉजी शानदार है, एक जासूस की तरह सोचना। अच्छा, इस अध्याय का आखिरी जरूरी सवाल HCF और LCM के रिश्ते पर है। जी। दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह एक स्कोरिंग प्रश्न है। ये एक सीधे फॉर्मूले पर आधारित है। HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें बस मान रखकर गणना करनी होती है। हाँ, यह आपकी फॉर्मूला याद रखने और उसे सही ढंग से लागू करने की क्षमता की जांच करता है। इस पर पकड़ मजबूत कर लेनी चाहिए। तो ये थी वास्तविक संख्याएं। अब हम संख्याओं से आगे बढ़कर बीजगणित की दुनिया में प्रवेश करते हैं। चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। बहुपद एक मजेदार और स्कोरिंग अध्याय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शून्यकों और गुणांकों के बीच का रिश्ता। और इसी रिश्ते पर आधारित ये पहला सवाल है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रश्न के दो हिस्से हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहले मध्य पद को विभाजित करके बहुपद के शून्यक यानी रूट्स निकालने हैं। और दूसरा हिस्सा है जांच का। हाँ, और ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। अल्फा + बीटा = -BOA और अल्फा बीटा = COA, बल्कि एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। ये बताता है कि आपके निकाले गए शून्यक सही हैं या नहीं। तो ये था शून्यक निकालना, लेकिन क्या होगा अगर हमें शून्यक पहले से पता हो और बहुपद बनाना हो?
ये तो सवाल को बिल्कुल पलट देने जैसा हुआ है ना। बिल्कुल, और बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। हमारे पास 2 ऐसे ही प्रश्न हैं। पहला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। और दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 और -2 है। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? यही तो इस सवाल का मजा है। दोनों के लिए सूत्र एक ही है, x² शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। लेकिन पहले प्रश्न में योग और गुणनफल सीधे दिए गए हैं, जबकि दूसरे प्रश्न में पहले आपको शून्यकों से उनका योग और गुणनफल खुद निकालना होगा, फिर सूत्र में रखना होगा। अच्छा, तो दूसरे में एक स्टेप ज्यादा है। हाँ, ये छोटा सा अंतर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक समीकरण से आगे बढ़कर समीकरणों के जोड़े की बात करते हैं। चैप्टर 3, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ये अध्याय ऐसा है जैसे 2 रेखाओं के बीच की बातचीत को समझना। बहुत अच्छी उपमा है। और इस बातचीत का नतीजा क्या होगा, यही इस अध्याय का सार है। क्या वे रेखाएं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, या हमेशा साथ रहेंगी? इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है, जो कहता है कि बिना हल किए रेखाओं की प्रकृति बताओ। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। 5x 4y + 8 = 0 तथा 7x + 6y 9 = 0। समीकरणों को हल किए बिना उनकी कुंडली बताने का ये एक शॉर्टकट है। हम बस x, y और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात देखते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2। जी, ये अनुपात हमें बता देता है कि ग्राफ पर बनने वाली रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, समानांतर चलेंगी या एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और अगर हमें हल निकालने को कहा जाए, अगला प्रश्न इसी पर है। निम्न समीकरण युग्म को ग्राफीय प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करो। x + 3y = 6 और 2x 3y = 12। परीक्षा में किसी भी एक विधि का नाम दिया जा सकता है, इसलिए तीनों में महारत हासिल करना जरूरी है। प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफीय विधि। हर विधि का अपना फायदा है। हाँ, विलोपन विधि अक्सर सबसे तेज होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए ग्राफीय विधि बेहतरीन है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर छात्र अटकते हैं, शब्द समस्याएं। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स। हमारे पास 3 उदाहरण हैं। एक आयताकार बाग पर, दूसरा 2 अंकों की संख्या पर और तीसरा संपूरक कोणों पर। शब्द समस्याओं को समीकरण में बदलने का कोई राज है क्या? राज तो नहीं, पर एक तरीका जरूर है। सबसे पहले ये पहचाने कि कौन सी 2 चीजें अज्ञात हैं, उन्हें x और y मान ले। ठीक है। फिर प्रश्न में दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ें और हर शर्त से एक समीकरण बनाएं। जैसे 2 अंकों की संख्या वाले सवाल में अंक x और y हैं, लेकिन संख्या 10x + y है। अच्छा, ये समझना जरूरी है। हाँ, एक बार समीकरण बन गए तो उन्हें हल करना आसान हो जाता है। असली कलाकारी शब्दों को बीजगणित में बदलने की ही है। रैखिक समीकरणों के बाद अब हम अपनी चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। चैप्टर 4, द्विघात समीकरण की ओर। द्विघात समीकरण से भी निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं, खासकर मूलों की प्रकृति पर आधारित। पहला सवाल सीधा है। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ मूल ज्ञात करने के 2 लोकप्रिय तरीके हैं, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। गुणनखंड विधि तेज हो सकती है, लेकिन कभी-कभी मुश्किल होती है। ऐसे में द्विघाती सूत्र एक यूनिवर्सल की तरह काम करता है, जो हर ताले को खोल देता है। तो दोनों का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल ज्यामिति और बीजगणित का एक सुंदर मिश्रण लगता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह पाइथागोरस प्रमेय का एक व्यावहारिक उपयोग है। यहाँ चुनौती दी गई जानकारी के आधार पर आधार और ऊंचाई को एक चर के रूप में व्यक्त करना है। और जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय में मान रखेंगे, आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा, फिर उसे हल करके भुजाएं ज्ञात करनी होंगी। ये दिखाता है कि गणित के अलग-अलग क्षेत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और अब आते हैं के वाले मशहूर सवाल पर। निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। 2x² + kx + 3 = 0। ये मूलों की प्रकृति से संबंधित एक बहुत ही सामान्य प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट की भूमिका आती है। d = b² 4ac।
जी, विविक्त कर एक तरह से समीकरण का भविष्य बताता है। बराबर मूल की शर्त है कि d का मान 0 होना चाहिए। बस d = 0 रख के k का मान निकालना होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और सवाल है जो मूलों की प्रकृति के बारे में पूछता है। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 2x² 6x + 3 = 0। इसमें भी पहला कदम विविक्त कर मतलब d का मान निकालना ही है। अगर d पॉजिटिव है तो दो अलग अलग वास्तविक हल मिलेंगे। अगर 0 है तो एक ही वास्तविक हल, और अगर नेगेटिव है तो कोई वास्तविक हल नहीं। बिल्कुल। यदि मूलों का अस्तित्व है तो फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उन्हें ज्ञात करना है। यह एक संपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब बीजगणित में एक नए विषय की ओर बढ़ते हैं जो पैटर्न और अनुक्रम के बारे में है। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी पूजने का और n पदों का योग निकालने का। अगर ये दो सूत्र समझ आ गए तो अध्याय मुट्ठी में है। पहला प्रश्न nवें पद के सूत्र पर है। AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यह सूत्र an = a + n-1 d का सीधा अनुप्रयोग है। इसे रटने की बजाय समझें। इसका मतलब है किसी भी पद तक पहुंचने के लिए आप पहले पद से शुरू करते हैं और फिर n-1 बार सार्वअंतर के बराबर कदम आगे बढ़ाते हैं। यह तो बहुत सहज है। हाँ। अब इसी सूत्र को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। AP 21, 18, 15 ... का कौन सा पद 81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद 0 है? सकारण उत्तर दीजिए। यह सवाल जांचता है कि आप सूत्र को दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। यहाँ आपको पद दिया गया है और आपको पद संख्या यानी n निकालनी है। अच्छा, और 0 वाले भाग के लिए? उसके लिए an = 0 रखकर n का मान निकालिए। अगर n एक धनात्मक पूर्णांक आता है तो 0 उस AP का एक पद है, वरना नहीं। और अब आते हैं योग पर आधारित प्रश्नों पर, जैसे किसी AP के पहले कुछ पदों का योग निकालना। एक दिलचस्प सवाल है। ये सभी प्रश्न AP के n पदों के योग के सूत्र Sn = n22a + n-1d पर आधारित है। अब तक हम बीजगणित की दुनिया में थे, अब हम ज्यामिति में गोता लगाएंगे। चैप्टर 6 त्रिभुज। प्रमेय सिद्ध करने वाले प्रश्न कई छात्रों को डराते हैं। ये सच है, लेकिन त्रिभुज अध्याय ज्यामिति का हृदय है और इसमें समरूपता एक केंद्रीय अवधारणा है। दो प्रमेय इस अध्याय की रीढ़ हैं। पहली आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, और दूसरी AA समरूपता कसौटी। इन्हें सिद्ध करने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझना अनिवार्य है। प्रमेय समझने के बाद उनका उपयोग कैसे किया जाए? हमारे पास कुछ व्यावहारिक प्रश्न हैं, जैसे समलंब में विकर्णों से संबंधित या एक खंबे और उसकी छाया पर आधारित प्रश्न। प्रमेय सीखने के बाद उनका उपयोग करना ही असली चुनौती है। इन प्रश्नों में आपको ये पहचानना होता है कि दी गई आकृति में कौन से दो त्रिभुज समरूप हैं। और एक बार वो पहचान लिया तो आप उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रखकर अज्ञात मान ज्ञात कर सकते हैं। खंबे और छाया वाला प्रश्न तो समरूपता का एक क्लासिक उदाहरण है। ज्यामिति की बात चल रही है तो अब उस अध्याय पर आते हैं जो बीजगणित और ज्यामिति के बीच एक पुल का काम करता है। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। बिल्कुल, ये अध्याय हमें ग्राफ पेपर पर आकृतियों का विश्लेषण करने की शक्ति देता है। इसमें मुख्य रूप से दो ही हथियार हैं, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। अब दूरी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसे 4 बिंदुओं से ये सिद्ध करना कि वो एक वर्ग बनाते हैं। हाँ, और वर्ग सिद्ध करने के लिए आपको दिखाना होगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। सिर्फ भुजाओं का बराबर होना काफी नहीं है। नहीं, क्योंकि वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है विभाजन सूत्र। इस पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? विभाजन सूत्र पर दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला सीधा है, जहां आपको अनुपात दिया जाता है और बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं। और दूसरा थोड़ा उल्टा है, जहां आपको बिंदु दिया जाता है और ये पता लगाना होता है कि ये बिंदु रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। दोनों प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास महत्वपूर्ण है। अब आते हैं उस अध्याय पर जिसका नाम सुनते ही कुछ छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कुछ के चेहरे पर चिंता। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति छात्रों को अक्सर कठिन लगती है, लेकिन ये बहुत तार्किक और स्कोरिंग है। इसकी नींव कुछ सूत्रों और सर्वसमीकाओं पर टिकी है। शुरुआती प्रश्न त्रिकोणमितीय अनुपातों
और विशिष्ट कोणों के मान पर आधारित हैं? ये प्रश्न त्रिकोणमिति की नींव हैं। इनके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए और साथ ही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए सभी अनुपातों की टेबल अच्छी तरह याद होनी चाहिए। लेकिन असली चुनौती तो सर्वसमिका सिद्ध करने में आती है। हाँ, सर्वसमिका सिद्ध करना एक पहेली सुलझाने जैसा है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप LHS से शुरू करें और उसे सरल करते हुए RHS तक पहुंचें। इसके लिए कुछ सामान्य रणनीतियां भी हैं, है ना? जी, जैसे हर पद को साइन और कॉस में बदलना या बीजगणितीय सूत्रों का उपयोग करना। अभ्यास ही इसकी कुंजी है। और अंत में हम त्रिकोणमिति के उस अध्याय पर आते हैं जहां ये सब ज्ञान असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के काम आता है। चैप्टर 9, ऊंचाई और दूरी। ये त्रिकोणमिति का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। इस अध्याय से एक लंबा प्रश्न लगभग निश्चित रूप से आता है। हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, जैसे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना या एक नहर के किनारे टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। इन सभी सवालों को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रश्न को पढ़कर सही चित्र बनाना। अगर चित्र सही बन गया तो प्रश्न 90% हल हो जाता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण को सही ढंग से दर्शाना होता है। हाँ, फिर आपको बस ये पहचानना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज लेना है और ऊंचाई या दूरी ज्ञात करने के लिए साइन, कॉस या टैन में से किसका उपयोग करना है। अध्याय 10 वृत्त यानी सर्कल्स। और पहला ही सवाल एक प्रमेय है। अच्छा। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये तो ज्यामिति का एक क्लासिक नियम है। क्लासिक है, लेकिन आप समझिए कि यही तो नींव का पत्थर है। ये इस अध्याय का शायद सबसे जरूरी प्रमेय है। दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर सीधे सीधे प्रमेय सिद्ध करने को कहा जाता है। ये एक तरह से जांचने जैसा है कि क्या आपको खेल के नियम पता हैं? अच्छा। अगर आपको यही नियम नहीं पता तो आप आगे का खेल कैसे खेलेंगे? मतलब ये सिर्फ रटने वाला सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरे अध्याय का एक तरह से एंट्री टिकट है। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा घुमावदार लगता है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे 2 वृत्त जिनका सेंटर एक ही है। हाँ, जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ये सवाल इसलिए खूबसूरत है क्योंकि ये 2 अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ता है। एक तरफ है वृत्त की स्पर्श रेखा का नियम जो हमने पिछले सवाल में देखा, और दूसरी तरफ है समकोण त्रिभुज का सबसे मशहूर नियम पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय तो त्रिभुज के लिए है। इस वृत्त वाले सवाल में छात्र ये कैसे सोचे कि यहाँ त्रिभुज ढूंढना है? मतलब वो पहला कदम क्या है? यही तो असली कला है। जैसे ही आप केंद्र से उस स्पर्श बिंदु को जोड़ते हैं जहां बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को छू रही है, आपको एक समकोण त्रिभुज चमकता हुआ दिखेगा। ओह। एग्जामिनर यहां यही देखना चाहता है, क्या छात्र सिर्फ सूत्रों को अलग अलग जानता है या वो एक आकृति के अंदर छिपी दूसरी आकृति को पहचान सकता है। यह ज्यामिति की आंखों का टेस्ट है। समझ गए। ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि देखना है। अब लिस्ट में एक और प्रमाण है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये तो और भी जटिल लग रहा है। देखने में जटिल है, लेकिन असल में ये पहले वाले प्रमेय का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। अच्छा, कैसे? सोचिए, एग्जामिनर एक ही हथियार यानी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसी नियम को 4 बार इस्तेमाल करवा रहा है चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर। हाँ, तो ये सवाल गणित से ज्यादा लॉजिक का टेस्ट है। क्या कोई छात्र जिसे प्रमेय याद है वो इसमें फंस सकता है? बिल्कुल, अगर वो उस एक नियम को एक बड़ी समस्या पर बार बार लागू करने का धैर्य और तर्क नहीं रखता। वाह, मतलब एक ही नियम को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करवाया जा रहा है। एकदम। ये तो हुई शुद्ध ज्यामिति की बात। अब अगर इसमें नाप तोल को मिला दिया जाए तो क्या होता है? शायद अगला अध्याय इसी के बारे में है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। एकदम सही पकड़ा आपने। अब हम ज्यामिति की दुनिया से क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां हम आकृतियों को नापते हैं। और यहाँ एक ही सवाल में 3 सवाल पूछे गए हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला, चाप की लंबाई। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा,
संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तो एक तरह से बंडल ऑफर जैसा लग रहा है। मैं तो इसे एफिशिएंसी टेस्ट कहता हूँ। एफिशिएंसी टेस्ट। हाँ, एग्जामिनर एक ही तीर से 3 निशाने लगा रहा है। वो जांच रहा है कि क्या छात्र को चाप यानी आर्क, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर और वृत्तखंड यानी सेगमेंट के सूत्र पता हैं, और क्या वो समझता है कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। अच्छा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ता है। हाँ, सही बात है। ये एक और स्तर जोड़ देता है। ये सवाल आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट की गहराई तीनों को एक साथ जांचता है। तो ये एक तरह से छात्र के ऊपर दबाव बनाने का भी तरीका है कि क्या वो एक ही सवाल में कई परतों को संभाल सकता है या नहीं। निश्चित रूप से, और इस अध्याय से ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चलिए, तो फिर दुनिया 2D नापतोल से आगे बढ़ते हैं। दुनिया तो 3D है। अब देखते हैं कि परीक्षक हमारी 3D सोच को कैसे चुनौती देता है। अध्याय 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हाँ, ये अध्याय छात्रों की कल्पना शक्ति का असली परीक्षण है। यहाँ दिमाग में चित्र बनाना बहुत जरूरी है। और पहला सवाल यही साबित करता है। 2 घनों, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल सीधा नहीं है। ये आपको पहले एक पहेली देता है। 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की भुजा क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। सही। फिर वो कहता है, अब कल्पना करो कि ऐसे 2 घन अगल बगल रखें। छात्र अक्सर यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ दोगुना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, लंबाई 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर हो जाती है, पर चौड़ाई और ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर ही रहती है। ये सवाल आपके विजुअलाइजेशन का टेस्ट है। ओह, तो जब ये 2 घन मिलते हैं तो उनकी 2 सतहें असल में गायब हो जाती हैं, वो अंदर छिप जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए हम दोनों के कुल क्षेत्रफल को सीधे नहीं जोड़ सकते। ये बात पकड़नी जरूरी है। एकदम सही। और अगला सवाल इसी विचार को और गहराई में ले जाता है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल असल में एक तरह से गणितीय बजट बनाने जैसा है। गणितीय बजट? हाँ, जब आप 2 आकृतियों को जोड़ते हैं तो आपको देखना होता है कि कौन सी सतह अब खर्च यानी दिखने के लिए उपलब्ध नहीं है, और कौन सी नई सतह कमाई यानी दिखने में जुड़ गई है। यहाँ अर्धगोले का गोल हिस्सा तो जुड़ गया, लेकिन उसने घन की छत का एक गोल हिस्सा ढक भी लिया। ये सिर्फ जोड़ना नहीं, बल्कि लेन देन को समझना है। हाँ। मुझे याद है एक छात्र ने घन और अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालकर बस जोड़ दिया था। तो जवाब गलत हो गया होगा। बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वो ये भूल गया कि घन की छत का एक हिस्सा अब ढक चुका है। ये छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ती है। क्या शानदार तरीका है इसे देखने का। तो अब तक हमने बिल्कुल सटीक आकृतियों और नियमों की बात की है, लेकिन असल दुनिया तो आंकड़ों और डेटा से भरी है, जो हमेशा इतना साफ सुथरा नहीं होता। तो देखते हैं कि परीक्षक ये जांचता है कि हम उस उलझे हुए डेटा को सुलझा सकते हैं या नहीं। अगला पड़ाव, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, अब हम गणित की उस शाखा में आ रहे हैं जो हमें अव्यवस्था में व्यवस्था देखना सिखाती है। पहला सवाल तो काफी सीधा साधा है। एक कक्षा में छात्रों के मार्क्स का माध्य 55 और माध्य का 50 है, तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, और इसमें एक फॉर्मूला भी दिया गया है। ये सवाल एक तरह का गिफ्ट है, पर एक शर्त के साथ। अच्छा। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों, मतलब मीन, मीडियन, मोड के बीच के अनुभवजन्य संबंध पर आधारित है। फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य। ये 1 या 2 नंबर का सवाल होता है, और परीक्षक बस ये देखना चाहता है कि क्या आप इस शॉर्टकट से वाकिफ हैं। ये आपकी जागरूकता का टेस्ट है। अगला सवाल ज्यादा मीठी है। साक्षरता दर की एक तालिका दी गई है और वर्गीकृत आंकड़ों, मतलब ग्रुप्ड डेटा से माध्य ज्ञात करना है। यहाँ असली खेल शुरू होता है। देखिए, माध्य निकालने के 3 तरीके हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। जी। यहाँ एक आम गलती छात्र ये करते हैं कि वे हमेशा डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सबसे सीधा लगता है। हाँ, लेकिन बड़े आंकड़ों के साथ उसमें गुणा भाग में गलती होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। परीक्षक असल में ये देखना चाहता है कि क्या आप स्मार्ट तरीके से काम करना जानते हैं, ना कि सिर्फ मेहनत करना। सही विधि चुनना ही आधा काम कर देता है। तो ये सिर्फ उत्तर निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे कुशल रास्ते से उत्तर तक पहुंचने के बारे में है।
ये स्मार्ट वर्कर वर्सेस हार्ड वर्कर का टेस्ट हो गया। बिल्कुल, और यही बात माध्यक और बहुलक की गणना वाले अगले सवाल पर भी लागू होती है। माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों इस अध्याय के स्तंभ हैं। इनसे एक लंबा सवाल आना लगभग तय है। इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो सांख्यिकी हमें उन चीजों को समझने में मदद करती है जो हो चुकी हैं, लेकिन गणित का एक और रोमांचक पहलू है उन चीजों के बारे में अनुमान लगाना जो अभी हुई नहीं है, यानी अनिश्चितता की दुनिया। और ये हमें हमारे अंतिम अध्याय पर लाता है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। एक अध्याय जो तार्किक सोच पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और जहां सामान्य ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कि गणित। पहला सवाल इसी बात को साबित करता है। यदि P of E = 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? ये प्रायिकता का सबसे बुनियादी और सुंदर नियम है। किसी घटना के होने और ना होने की संभावना का जोड़ हमेशा एक होता है। ये एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। अगर हेड आने की संभावना पता है तो टेल आने की संभावना अपने आप पता चल जाती है। ये सवाल बस ये सुनिश्चित करता है कि छात्र को ये मूल सिद्धांत पता है या नहीं। और फिर आते हैं क्लासिक सवाल, थैले में गेंदें, पासे फेंकना और ताश की गड्ढे। हाँ, ताश की गड्डी वाले सवाल में तो कई भाग हैं, जैसे लाल रंग का बादशाह या एक तस्वीर वाला पत्ता मिलने की प्रायिकता क्या है। और यहीं पर वो सामान्य ज्ञान वाली बात आती है। ये सवाल एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, क्या छात्र को ताश की गड्डी की संरचना पता है? अच्छा, अगर किसी को ये नहीं पता कि गड्डी में 52 पत्ते, 4 सूट, 26 लाल पत्ते और 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो वो प्रायिकता का सूत्र जानने के बावजूद ये सवाल हल ही नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का टेस्ट नहीं है, ये इस बात का भी टेस्ट है कि क्या आप सवाल के संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। बिल्कुल, प्रायिकता के सवालों के लिए नमूना समष्टि यानी सैंपल स्पेस को ठीक से समझना सबसे जरूरी कदम है। परीक्षक यह मानकर चलता है कि आपको पासे के 6 फलक और ताश की गड्डी की बनावट के बारे में पता होगा। तो इस पूरे लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गणित की परीक्षा नहीं है। नहीं है, ये अलग अलग तरह की सोच का परीक्षण है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ क्या का जवाब नहीं है, बल्कि कैसे और क्यों का भी है। हर अध्याय एक अलग कौशल का परीक्षण कर रहा है। जैसे कि वृत्त के प्रमेय आपकी तार्किक प्रमाण क्षमता जांचते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रश्न आपकी 3D कल्पना शक्ति को परखते हैं। सांख्यिकी आपके डेटा विश्लेषण और स्मार्ट गणना को जांचती है, और प्रायिकता आपके तार्किक तर्क और संदर्भ की समझ का परीक्षण करती है। तो इन सब का मतलब ये है कि तैयारी करते समय सिर्फ फॉर्मूले रटना काफी नहीं है। हमें ये सोचना होगा कि हम अपने दिमाग की कौन सी मांसपेशी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कुंजी है। अगर छात्र इस दृष्टिकोण से तैयारी करते हैं तो वे किसी भी तरह के घुमावदार सवाल के लिए तैयार रहेंगे। वे सिर्फ सवाल हल नहीं करेंगे, वे सवाल को समझेंगे। तो यहाँ शिक्षार्थी के लिए एक अंतिम विचार है, इन प्रश्नों का अभ्यास करते समय केवल सही उत्तर निकालने पर ध्यान केंद्रित न करें। इसके बजाय खुद से ये सवाल पूछें, इस प्रश्न के माध्यम से परीक्षक मेरे ज्ञान के किस पहलू का परीक्षण करना चाहता है। ये एक शानदार तरीका है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और अभ्यास जरूर करें। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।